हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। कुछ प्रीवियस बातें हुई, जो कल रह गया था वो आज अपन कंटिन्यू करते हैं। आप हमारा नेविगेट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अपने को थोड़ा शुरू करना था। कल थोड़ी बात मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। लेकिन अपने को जो ज्यादातर चीजें हैं वो अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखना है तो इसमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है अपने को, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपाउंड्स हमको देखने को मिलते हैं हमारे अर्थ में, हमारे एनवायरमेंट में, वो कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादा देखने को मिलते हैं। आयनिक भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कल मैंने काफी चीजें डिस्कस की थी, आज फिर देख लेते हैं। तो सबसे बात देखते हैं अपन आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें, ठीक, तो यहां सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड की बात, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज होता है दो एलिमेंट्स के बीच में, और उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल देता है। तो जैसे कि देखते हैं यहाँ पर, फिलहाल अभी इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम्स, यूजुअली नॉन मेटल्स के बीच में, फॉर्मेशन ऑफ आयन हेल्स टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूँ अगर, जैसे कि सोडियम क्लोराइड की बात करता हूँ। ठीक, मैंने बताया था कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन तब होता है जब एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे कि फॉर सोडियम क्लोराइड की मैं बात करूं, तो यहाँ पर सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। मैंने कहा था कल ऑक्टेट रूल पढ़ाया था और मैंने ये बताया था कि हर एलिमेंट अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करना चाहता है, अब वो चाहे डोनेट कर दे या गेन कर ले। तो अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 287, और क्लोरीन का बनाएंगे, सॉरी 287 नहीं, 281। 287 तो क्लोरीन का होता है। 281, 8 to 10 and 1 11, इसका होता है 287। अच्छा, अब या तो सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या क्लोरीन अपना 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से अच्छा है कि एक इलेक्ट्रॉन ये कहीं से ले लेना, और इसके लिए भी बहुत अच्छा है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो ये क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को, तो सोडियम में आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए +1 चार्ज। और क्लोरीन पे आता है -1 चार्ज, क्योंकि इसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब देखिए दोनों में चार्ज अपोजिट है, तो इन दोनों के बीच में अब क्या होगा? अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन होने की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और बॉन्ड बनेगा सोडियम क्लोराइड या NaCl। मैंने भी बताया था कि आयनिक बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है। अब वीक बॉन्ड है तो इजी ब्रेक हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन है। कौन सा टेबल सॉल्ट? अरे खाने वाला नमक। ठीक, ये टेबल सॉल्ट। जैसे ही हम पानी में डिसॉल्व करते हैं ये आयंस में ब्रेक हो जाता है। मतलब इतना वीक बॉन्ड है कि पानी में डिसॉल्व करने पर ही ये आयंस में ब्रेक हो जाता है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2। इनके बीच में भी आयनिक बॉन्ड होता है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं कि आयनिक बॉन्ड बहुत वीक है। आयंस के या फिर आयंस के फॉर्मेशन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। एनवायरमेंटल रेलिवेंस इसमें यह है कि आयनिक कंपाउंड जैसे सॉल्ट, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, टिपिकली डिसोशिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मैंने बताया आपको कि जैसे ही पानी में इनको डिसॉल्व करते हैं बहुत जल्दी ये ब्रेक हो जाते हैं, बहुत वीक बॉन्ड होते हैं। तो जैसे नमक,
पानी का खारापन जो है बहुत ज्यादा है, पानी बहुत कहते हैं बहुत हार्ड वाटर है, कैल्शियम बहुत प्रेजेंट होता है उसमें, तो पानी का हार्डनेस कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर प्रेजेंट है तो वाटर हार्ड है। तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए कार्बन बहुत बेस्ट एक एलिमेंट है, मैंने कल भी आपको ये चीज बताई थी कि कार्बन बहुत अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। फिलहाल अपन यहाँ पे देखते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने कल बताया था कि आयंस फॉर्मेशन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आयनिक बॉन्ड बनेंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दोनों, और शेयर करने की वजह से ही दोनों में बॉन्ड का फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि ना तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, दोनों एक दूसरे को क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बांध के रखते हैं, इसलिए ये बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स बिटवीन एटम्स टू अचीव स्टेबिलिटी। देखिए इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स, पेयर्स क्यों दिया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एलिमेंट शेयर करेगा, तो एक पेयर बना दिए ना, पेयर की वजह से ही, इसलिए इसमें लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स बिटवीन एटम्स टू अचीव स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे एक टर्म आया है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक आता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा अपने को कि क्या चीज है ये। इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली, CH4 या O2, जैसे कि मैं CH4 की बात करता हूँ, ठीक, ऐसे बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ कार्बन, ऐसे बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और यहां पर कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है, और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर, देखिए अब इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से दोनों इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन, और कार्बन ने अपना एक अपना 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब दोनों में स्टेबिलिटी है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड का क्या कर दिया, यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया। अब जब बॉन्ड बना तो ये बॉन्ड, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है ऐसे, नहीं कार्बन ने इससे अपना हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीना है, ना ही कोई चार्ज क्रिएट हुआ है यहाँ पे, तो चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, इस वजह से क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है इक्वली शेयर्ड है, नॉन पोलर है, क्योंकि चार्ज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, चार्ज नहीं बना है। पोलर बॉन्ड उसे बोलते हैं जब दो एलिमेंट्स के बीच में चार्ज का फॉर्मेशन हो जाए, और चार्ज कंप्लीटली नहीं, क्योंकि कंप्लीट चार्ज बनता तो आयनिक बॉन्ड बन जाता, इसमें बनता है पार्शियली चार्ज। अब पार्शियली चार्ज क्यों बनता है ये चीज मैं बताता हूँ। फिलहाल नॉन पोलर सबसे बेस्ट एग्जांपल है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जो भी हाइड्रोकार्बन है वो सब नॉन पोलर ही होते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में भी इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर है, इक्वल ही इलेक्ट्रॉन शेयर है इसमें, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में भी इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से डबल बॉन्ड बनता है, ये भी नॉन पोलर, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट है लगभग। अब दोनों सेम, एक ही पावरफुल, दो अगर सेम पावरफुल व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में अगर कंपटीशन करा दिया जाए तो दोनों नहीं जीतेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे। या दोनों के बीच में अगर वो रस्सी खींचने वाला अगर वो कंपटीशन करा दें तो दोनों एक ही जगह स्टेबल रहेंगे, क्योंकि दोनों का पावर तो एक ही। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह स्टेबल रहता है, कोई भी पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होता है, इस वजह से ये नॉन पोलर बॉन्ड है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोकार्बन सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, नॉन पोलर रहता है। अब हम बात करते हैं पोलर, एक बार इसको रीड कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली ड्यू टू डिफरेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चीज आपको टर्म में अभी समझाता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। वन एटम पुल्स इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर क्रिएटिंग पार्शियल चार्ज प्लस एन नेगेटिव। देखिए मैं इसको बताता हूँ कि ये चीज क्या है। बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पेरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फिर यहाँ पे आ गया क्लोरीन, यहाँ आ गया ब्रोमीन। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। नाइट्रोजन को 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये तो और पावरफुल है, ये इतना पावरफुल है कि फट से किसी से भी मार के इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है। बहुत इस अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, मतलब सबसे ज्यादा कि आपके पास कितना पावर है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जिसके पास जितनी ज्यादा पावर उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। अच्छा एक टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज।
इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पेरियोडिक टेबल में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन, ज्यादातर हम इन्हीं का देखते हैं। इसकी लगभग होती है 3.98 अप्रॉक्स, इसकी होती है लगभग 3.4, इसकी होती है लगभग 2.9 ऐसा कुछ होता है। तो इसको लगभग हम अप्रॉक्स 4 ले लेते हैं, इसको लगभग हम 3.5 ले लेते हैं, और इसको हम ले लेते हैं अप्रॉक्स 3 ले लेते हैं। ये हम कैलकुलेशन या फिर जनरली लर्न करने के लिए 4, 3.5 या 3 हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इनकी वैल्यू है। तो अगर हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की होती है, तो वो फ्लोरीन की होती है। तो अगर मैं ईएन का यहाँ पे अगर बनाने की कोशिश करूं तो ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, तो सबसे ज्यादा ईएन होती है फ्लोरीन की, फिर होती है ऑक्सीजन की, फिर होती है नाइट्रोजन की। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करता है, ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक। सॉरी ये गड़बड़ हो गया, इसकी लगभग होती है 3.4, 3.02 के आसपास होती है, सर 3.04 होती है, 3.04, इसलिए इसको अप्रॉक्स 3 ही ले लिया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हमारी तरफ। अब जैसे कि कोई भी अगर कोई भी मेटल या भी कोई भी एलिमेंट इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि मैं बात करता हूं HCl की, या फिर मैं बात करूं यहां पर H2O की, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या है, ये H2O। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है। जैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर करके अगर बॉन्ड बनाया है अपनी तरफ से, तो होता क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखता ही है, लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ क्या है, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता है, तो पार्शियली शिफ्ट होता है। तो मान लीजिए अगर इसने शिफ्ट किया तो लगभग इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, इस तरफ शिफ्ट हो गया। और जब शिफ्ट हो गया तो इस पे आता है पार्शियली निगेटिव चार्ज, इस पे आता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने डेल्टा का साइन बनाया है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, एक तरह का चार्ज क्रिएट होगा। लगभग देखने को मिल रहा है जैसे कि आयनिक बॉन्ड, लेकिन आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन को नहीं दिया है, पार्शियली शिफ्ट हो गया, क्योंकि भाई ताकतवर है, पावरफुल। सेम HF की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड इसकी बात करें तो इसमें भी ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसमें भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है, वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही H2O में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, और अपनी तरफ खींचता है तो इसे पॉजिटिव सॉरी पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इसे बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जनरली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि HOH, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है पार्शियली, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, इसकी वजह से जो है ये पोलर बॉन्ड हो जाता है, इसको कहते हैं पोलर बॉन्ड, ये पोलैरिटी क्रिएट हो गई, ठीक है ना। तो ये है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, आयनिक इसलिए नहीं बोला है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन्होंने डोनेट नहीं किया है, शेयर हुआ है, और इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, शिफ्टिंग हो गई है, इस वजह से ये है पोलर। ये याद रखिएगा, अगर याद रख सके तो। जनरली आप वैल्यू याद ना भी रखें तो चलेगा, लेकिन आप ये जरूर याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा, अब इनकी ईएन हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में भी इनका रोल होगा, वो अपन आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ अभी एग्जाम्पल्स का देख चुके हैं यहाँ पे, जैसे कि OH बॉन्ड H2O में हाईली पोलर है, H2 मैंने बता ही दिया आपको एग्जाम्पल। वाटर यूनिक प्रॉपर्टी एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यही इसकी एक क्वालिटी डिफाइन करता है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मैक्सिमम चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, हर चीज डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम चीजें जो है पानी अपने अंदर घोल लेता है, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, अब इसको, क्योंकि मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया ही है, तो इसकी वजह से आपको अभी हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा समझने में आसानी होगी। अब वीक अट्रैक्शन, देखिए ये भी है वीक बॉन्ड, मैंने क्या बताया, कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो एकदम आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस
दिखने में ही है बॉन्ड, ये बॉन्ड तो है ही नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि हाँ बॉन्ड बना हुआ है, बहुत वीक बॉन्ड है ये तो। A hydrogen atom bonded into highly electronegative atom like oxygen, nitrogen और फ्लोरीन भी ऐड कर लीजिएगा, इसमें फ्लोरीन भी होता है। ये तीन ही एलिमेंट ऐसे हैं पूरे पेरियोडिक टेबल में, जो केमिस्ट्री की पेरियोडिक टेबल है जिसको एसपीडीएफ ब्लॉक में डिवाइड है, ये तीन ही ऐसे एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये हाई ईएन वाले हैं। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी बहुत ज्यादा होती है। तो इंपॉर्टेंस क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड का? This is the primary reason why water has high boiling point and high surface tension, which are critical factors in environmental fluid mechanics. अब देखिए, वाटर को हम देखते हैं भाई, वाटर का मॉलिक्यूल अगर हम बात करें तो H2O फॉर्मूला होता है। अब तीन स्टेज में मिलता है, ये सॉलिड भी मिलता है, गैस भी मिलता है, लिक्विड भी मिलता है। तो वाटर की जो लिक्विडिटी है, आपस में इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पार्शियली जुड़े हुए हैं, वो क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अभी आगे एक्सप्लेन करता हूं। इसी तरह से प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन के बीच में भी, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। डीएनए में, डीएनए बिटवीन नाइट्रोजनस बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं, जो एडेनिन गुआनिन, ये जो एडेनिन गुआनिन के बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है? ये सब नाइट्रोजन बेस है। तो बिटवीन नाइट्रोजनस बेस, ये सही नहीं होगा लिखना इस तरह, यहाँ पे नाइट्रोजिनस लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस के बिटवीन में भी क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वाटर मॉलिक्यूल में तो है ही। अब अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअल में कैसे बनता है। इसका अपन डिटेल नहीं देखना, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल को समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। प्रोटीन, डीएनए मैंने सिर्फ एग्जाम्पल आपको बताया है, इसका मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे कि HO और H, ठीक है ना, ये H2O का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मैंने इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इस पे क्या होता है, पार्शियली शेयर हो जाते हैं हाइड्रोजन के भी, तो इसमें आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। एक और ऑक्सीजन वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं ये, तो इसमें भी भाई क्या है, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव। एक और वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, इससे भी पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव। अच्छा, आपको यहाँ पे अब देखने को मिल रहा होगा कि बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बन गए। तो भाई जब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है, मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म होता है तो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो क्यों नहीं यही यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन है? भाई यहाँ पे क्या पॉजिटिव था, इससे क्या है, ये बॉन्ड बना लिया, इससे भी ये बॉन्ड बना लिया, इससे भी बॉन्ड बना सकता है, इससे भी बॉन्ड बना सकता है, ये भी किसी ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा, ये भी किसी ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा, ये ऑक्सीजन किसी हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे देख, जनरली हम हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉट 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 ऐसे शो करते हैं, डॉट ही नहीं बना भाई, ऐसे 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 रिप्रेजेंट करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड को। जब भी हम केमिस्ट्री में बॉन्ड बनाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो बॉन्ड हम हाइड्रोजन का ऐसा शो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन ने इसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये बॉन्ड क्या है? इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं। पानी, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है आपस में इस तरह से एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इस वजह से जो लिक्विडिफाई होता है, जो प्रॉपर्टी है वाटर की, इसी वजह से ही। और बॉइलिंग पॉइंट उसमें लिखा हुआ था एक स्टेटमेंट की, बॉइलिंग पॉइंट इसी वजह से ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें भी कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर दे, या बॉइलिंग होने लगे नहीं, बॉयल होना स्टार्ट कर दे, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसका जो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसी वजह से है कि 100 डिग्री पर ही पानी क्यों उबल रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको भी तो तोड़ना है ना हमें। और ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक और वाटर मॉलिक्यूल वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया, गैस बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, ज्यादा टेम्परेचर दे दिया। तो थोड़ा सा टेम्परेचर हमने इसमें दिया, टेम्परेचर बढ़ा तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे ही हम HCl के बीच में ही बना सकते हैं, HCl है या HF है, HF, HF, भाई इसमें पॉजिटिव है पार्शियली, इसमें पार्शियली निगेटिव है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियली निगेटिव है। ये देखिए इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। ये भी किसी फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ऐसे ही क्लोरीन किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा।
इस तरह से, ये किसी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ऐसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअल में होती है, वीक बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड मैंने पहले भी कहा कि ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि वैलेंसी अच्छा, ये बीच में एक चार्ट पहले आना था, हालांकि स्लाइड में पीछे खिसक गया है ये, कि मैंने पहले ही बताया था कि कल ही बता दिया था कि वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस क्या होता है। एक बार से फिर मैं रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है ना, ये कंबाइंड कैपेसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उसकी वैलेंसी 4 हो गई। अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, लेकिन वैलेंसी 2 होगी। चार्ज, क्योंकि यहाँ पे चार्ज बनता है इसलिए चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो इसमें कोई सिंबल नहीं होता, कोई साइन नहीं होता है वैलेंसी का, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट का पॉजिटिव और नेगेटिव में शो करते हैं। पॉजिटिव कब, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर क्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफन फिक्स फॉर एन एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट की जो वैलेंसी एकदम फिक्स होती है, जैसे कार्बन की 4 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, फ्लोरीन की 1 है। मैं चार्ज के साथ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक होल नंबर की बात कर रहा हूँ। ये फिक्स होती है, लेकिन इनकी जैसा जैसा कंपाउंड आएगा वैसे वैसे अकॉर्डिंग इनकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो चेंज हो जाती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, मैग्नीज बी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका सिंबल होता है Mn, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 25। मैग्नीज एटॉमिक नंबर होता है 25। 25 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लगभग 25, कल ही बताया था, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन नंबर। तो मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब इसकी हालत ऐसी है कि भाई ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है, अपना 7 के 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है, कि भाई अब चाहता तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट करता अपना, नहीं, लेकिन नहीं, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा एलिमेंट है जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो वो है मैग्नीज, पूरे पेरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक का एलिमेंट है ये। ठीक है, तो वेरी करती है ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 -3 तक भी हो सकती है, जैसे नाइट्रोजन की -3 भी होती है। कार्बन का एग्जांपल मैंने बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे CH4 का ही मैंने एग्जांपल लिया, इसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसलिए कार्बन की यहाँ वैलेंसी 4 है। लेकिन यहाँ पर CH4, अच्छा एक बात में, जैसे आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -4 कैसे हुई, क्या इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है क्या, ना ऐसा नहीं है। या फिर इसने यहाँ पर कार्बन की +4 की होगी कि इलेक्ट्रॉन दे दिया है क्या, नहीं। जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट हम सिर्फ देखने के लिए मतलब पढ़ते हैं कि भाई हाँ इसमें ये सिचुएशन बन सकती है, ये इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो 4 माइनस, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमें बताना है, जैसे कि और अगर हमने CO2 की बात की, मान लीजिए हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की निकालनी है, तो ऑक्सीजन की जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे हमने कार्बन की हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है ना, कार्बन को हमने मान लिया x और यहाँ पे हम इसको इक्वल 0 रख दिया। जनरली क्या होती है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो 2 के हो गए -4, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, वो भी क्या, पॉजिटिव का, इसलिए यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +4। ये सिर्फ स्टडी करने के लिए है, कोई ऐसा प्रैक्टिकल या ऑथेंटिक ऐसी वैल्यू नहीं है कि कार्बन यहाँ -4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ऐसा नहीं, इसे समझने के लिए है। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया है कि कार्बन शेयर करेगा, वैलेंसी स्टेबल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू सामने वाला एलिमेंट कैसा है, किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, उस हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अब ये क्या है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए क्या है, नाइट्रोजन सल्फर एंड आयरन ब्रिटल डिजाइनिंग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस लाइक नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन, ये अपन आगे देखते हैं क्या चीज है इसमें। अब इसमें आप देखेंगे कि नाइट्रोजन सल्फर आयरन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है अपने एनवायरनमेंट में, क्या करते हैं, क्या यूजफुल है, अपन आगे बात करते हैं इस चीज में। तो यार अपन देख लेते हैं कि अच्छा ये एक और नया यहाँ पे एक स्लाइड आ गई नॉमेनक्लेचर पे, हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री सिलेबस में है नॉमेनक्लेचर भी थोड़ा, तो उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक मिनट, इसमें भी क्या आ गया है, नॉमेनक्लेचर, ठीक है, चलिए अपन नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। जनरली हम एक चीज और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एलिमेंट नहीं, कंपाउंड की, किसी भी कंपाउंड का एक फिक्स नेम डिफाइन किया गया है, डिजाइन किया गया है,
एक नया नाम बनाया गया है, हर कंपाउंड जो भी डिराइव हो रहा है उसको कुछ ना कुछ नाम दिया है, और जो नाम बनाया गया है कहीं ना कहीं एलिमेंट के नाम से ही मैच होता है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड आ गया है, सोडियम है तो सोडियम आ गया है, सोडियम के साथ क्लोरीन भी बना है तो दोनों का नाम देखिए आया है, सोडियम भी आया है और क्लोरीन भी आया है, लेकिन सोडियम क्लोराइड आया है। तो कहीं ना कहीं जो हम नाम डिराइव करते हैं वो एलिमेंट के नाम से ही हम डिराइव करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखते हैं, टाइप्स दिए हुए हैं नॉमेनक्लेचर के, ज्यादा डिटेल में अपने को इसमें नहीं जाना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। नेम ऑफ द मेटल फर्स्ट, भाई अगर हम ऐसा कोई एलिमेंट कंपाउंड देखते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट है, तो हम प्रायोरिटी देते हैं मेटल्स की। जैसे पेरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो सारे मेटल है, पी ब्लॉक के लगभग ट्रांजिशन सॉरी मेटल्स भी हैं नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड, अब यहाँ पे क्लोरीन तो नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम यहाँ पे मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, इसलिए हम प्रायोरिटी देते हैं कि हम मेटल्स का नाम पहले लें। तो इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड, इसका नाम हो गया कैल्शियम क्लोराइड। बहुत इजी सा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है ये। टाइप 2 देखते हैं, वेरिएबल चार्ज मेटल्स uses the stock system metals that can have multiple oxidation state। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी, खासकर स्पेशली जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब डिटेल से किसी कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हमें उसका आईयूपीएसी या उसका नॉमेनक्लेचर करना है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो हम 2 नहीं लिखेंगे, हम उसमें लिखेंगे ऐसे, इस तरह से। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसकी 2, ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब हम रोमन नंबर्स में ऐसे रिप्रेजेंट हमको नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आयरन क्लोराइड के बारे में दिया हुआ है, तो आयरन में यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 है। 2 क्या +2 है कि -2 है, +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इसकी। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से इसमें क्या नाम दिया हुआ है, आयरन सेकंड क्लोराइड, मतलब सेकंड जो है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह FeCl3 में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की हो गई +3, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन नंबर्स में 3 डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं लिख देंगे कि आयरन 3 क्लोराइड, ऐसे नहीं लिखते हैं, रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के जब नॉमेनक्लेचर आएगा तो उसमें आपको एक चीज बताऊंगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पहले निकालना पड़ता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकाल लेते हैं तो जो उसका रिप्रेजेंटेशन है वो रोमन नंबर्स पे करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, टाइप थर्ड है नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो फिर हम नॉमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखा है कि अगर एटम्स के जो नंबर्स हैं वो ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, टेट्रा, 5 है तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसा यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डाई है, ट्राई है, टेट्रा मतलब 4, ट्राई है मतलब 3, डाई है मतलब 2, मोनो है मतलब 1। जैसे कि यहाँ पे CO कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही है इसलिए मोनो ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है इसलिए डाई ऑक्साइड। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 5 है, इसलिए डाई मतलब 2, डाई नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन के नंबर। ये देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम सिंबल या फिर फॉर्मूला तो लिख लेते हैं, कई बार फॉर्मूला नहीं भी लिखते हैं तो नाम लिखा होता है, और नाम के अकॉर्डिंग हमको ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक कंपाउंड का स्पेसिफिक नेम दिया गया है, और नेम के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर लेते हैं कि अच्छा ये इसमें ये रिप्रेजेंट है, डाई लिखा हुआ है मतलब कहीं ना कहीं 2 होगा। जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे फॉर्मूला ना दिया होता और सिर्फ दिया होता डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है डाई है मतलब 2 है, मतलब नाइट्रोजन कितने हैं, 2 होंगे, पेंटा मतलब 5, ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है, तो ये N2O5 नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये टाइप 3 नॉमेनक्लेचर हो गया, इजी है। आगे चलते हैं, अब पॉली एटॉमिक आयंस एंड ऑक्सीजन। अब देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन आयंस में अब हम बात करें इसमें तो ये चीज थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा अलग भी बताऊंगा इसमें। अब देखिएगा यहाँ पर SO4 है, अब यहाँ पे इसका नाम है सल्फेट है, इसका है सल्फाइड, परक्लोरेट, ये कब हम यूज करते हैं, ये परक्लोरेट, सल्फाइड, सल्फेट, आइट, एट, ये हम सफिक्स या कब लगाते हैं, ये चीज हम देखते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, अच्छा ये चीज मैं पहले आपको बात बताता हूँ, पहले मैं इसमें आपको समझा ही देता हूँ कि ऐसा यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, हाइपो प्लस आइट, इसके बाद है आइट,
इसके बाद है, ये सफिक्स है ना, ये सफिक्स है। फिर है 8, इसके बाद है पर और 8। ठीक, ये ग्रेटर देन का सिंबल इसलिए बनाया, ये प्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ये जो मैं नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं जिसमें पॉलीएटॉमिक आयंस एंड ऑक्सी एनायंस, ये सिर्फ ऑक्सीजन के रेफरेंस पे है कि अगर, क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल कोई भी एलिमेंट के साथ कई बार क्या है, एक से ज्यादा ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेते हैं। किसी के साथ एक बना है, जैसे हमने CO2 की बात की, N2O5 की बात की, यहाँ पर CO की बात की। तो कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ ऑक्सीजन एक से ज्यादा जुड़ते हैं, किसी में एक जुड़ गया, किसी में दो जुड़ गया, किसी में 3 बॉन्ड बना लिया। तो उनका हम कैसे नॉमेनक्लेचर करें फिर, अगर 2 है 3 है, डाई ट्राई तो लगा देंगे, लेकिन हर वक्त तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ स्पेसिफाई कर दिया है ओनली फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सी एनायंस। एनायंस मतलब जो है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ऑक्सीजन पे एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसका नाम दिया हुआ है ऑक्सी एनायंस। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर ऑक्सीजन के रेफरेंस पे। फिर अभी दोबारा अपन इस स्लाइड पे आते हैं। तो पहले जैसे मैं बात किया कि हाइपो प्लस आइट 8 और पर 8, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मैंने ग्रेटर देन बनाया है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कैसे नंबर्स कैसे बढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ इसमें। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख देता हूं मैं ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस। आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। अच्छा, अब यहाँ पर किसी ना किसी के साथ, किसी किसी मेटल के साथ बॉन्ड भी बना सकता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी सिर्फ 1 है, 2 है, 3 है, इसलिए अगर 1 है तो इसको दे दिया हाइपो आइट लगा है ना। क्लो Cl किसका है, क्लोरीन का है, तो ये हो जाएगा क्लोराइड, हाइपो क्लोराइड। ठीक, आइट लगा दिया, ये आइट सफिक्स हो गया। इसमें सिर्फ क्लोराइड, इसमें क्लोरेट, ये क्या हो जाएगा क्लोरेट, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं इसमें। देखिए ये सब चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, है ना। ज्यादा अच्छा होगा कि आप केमिस्ट्री जब बार बार पढ़ रहे हैं तो इनके नाम जो है आपको मुंह जवानी याद होनी चाहिए कि ये पर क्लोरेट कौन सा, क्योंकि आप ये याद करते थोड़ी बैठे रहेंगे। ये तो मुझे पढ़ाना है, मुझे बताना है कि ऐसा क्यों है, लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है कि ऐसा। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे तो आपका समय भी बचेगा। ये हो जाएगा पर क्लोरेट। ठीक, तो ये हाइपोक्लोराइट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर डिक्रीज हो गए, इंक्रीज हो गए, तो उनका नॉमेनक्लेचर भी चेंज हो गया, या डिक्रीज हो गया तो नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया। अगर कम है तो हाइपोक्लोराइट, हाइपो का मतलब भी होता है, देखिए कम, हाइपो मतलब होता है कम, हाइपर मतलब होता है ज्यादा। देखिए यहाँ पे हाइपर नहीं लगाना है, तो हाइपर का ही पर आ गया, आप यही समझ लीजिए कि हाइपर का ही पर आ गया यहाँ पे। तो हाइपो मतलब होता है कम, पर मतलब होता है ज्यादा। यहाँ पे तो ऐसे याद रखने के लिए आप बना लीजिए कि हाइपर में PER आता है, तो ज्यादा मतलब ज्यादा ऑक्सीजन है तो परक्लोरेट होगा, और कम ऑक्सीजन है तो हाइपोक्लोराइट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मेटल जोड़ देता हूँ, NaClO, NaClO2, NaClO3 और NaClO4। अब मैं इसका नाम नहीं लिखूंगा, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका नाम क्या होगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, एक है, नाम क्या लिखा हमने हाइपोक्लोराइट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, ये हो क्लोराइड नहीं, क्लोराइट, नॉट क्लोराइड। ये हो जाएगा सोडियम क्लोरेट और ये है सोडियम परक्लोरेट। ये आप खुद ही लिखिएगा नाम, मैं नहीं बताऊंगा आपको ये बार बार। ठीक है ना। अब यहाँ पे सोडियम की जगह हम पोटेशियम भी लिख सकते हैं, कैल्शियम भी लिख सकते हैं, उस हिसाब से उसका जो है वो नॉमेनक्लेचर बन जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब हम स्लाइड पे जाते हैं, देखते हैं क्या उसमें क्या दिया हुआ है। जैसे इसमें देखिए दिया हुआ है 8, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, ज्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन ज्यादा है इसलिए 8, और ऑक्सीजन कम है इसलिए 8। अच्छा, ये सल्फर के कंपेयर में है, हर एक एलिमेंट के कंपेयर में अलग अलग नाम होगा, ठीक है ना। क्योंकि
ऑक्सीजन तो सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर ये 8 सफिक्स जोड़ दिया हमने, यहाँ पर आइट जोड़ दिया, तो ये हो गया सल्फेट, ये हो गया सल्फाइड। और यहाँ पर अगर ऑक्सीजन के क्लोरीन के साथ बात करूं तो मैंने आपको बता ही दिया, ये परक्लोरेट है, ये हाइपोक्लोराइट है। और भी मैंने आपको बता दिया, क्लोरेट के बारे में भी बता दिया, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन क्या है कि हर एक एलिमेंट से अलग अलग बॉन्ड बनाता है, मतलब अलग अलग एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उसके रेफरेंस पे हम देखते हैं। जैसे ऑक्सीजन सल्फर के साथ भी 2-3 जुड़ गए, क्लोरीन के साथ 0, एक ऑक्सीजन भी जुड़ा है, 2 भी जुड़ा है, 3 भी जुड़ा है, 4 भी जुड़ा है, उसके अकॉर्डिंग उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। उम्मीद है कि क्लियर होगा आपको ये चीज, ऑक्सी एनायंस के नॉमेनक्लेचर। आगे चले, देखिए इसमें भी थोड़ा सा वही चीज दिया हुआ है। इसमें हम अगर एसिड के बेस में बात करें, एसिड के रेफरेंस में बात करें, तो इसमें देखिए 8 जुड़ा हुआ है क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, आइट जुड़ा हुआ है क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। और हम जनरली क्या करते हैं कि एसिड में हम अस और इक का यूज करते हैं, है ना, आईसी और अस का भी यूज कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए एडवांस हैं आप लोग को सीधे नाम याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक, ऐसे ही आता है HBr। हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, HF हाइड्रोफ्लोराइड, लेकिन HF ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, HCl से ज्यादा हम देखते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। यहाँ पर है नाइट्रिक, ठीक है ना, 8 के साथ है इसलिए हमने इसमें इक लगा दिया है, इसलिए हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। और यहाँ पे आइट है इसलिए हम यहाँ पे लगा दिया अस। तो एसिड के बेस में हम नाइट्रस और नाइट्रिक का यूज करते हैं, नाइट्रिक या फिर सॉरी इक और अस का यूज करते हैं हम एसिड के बेस पे, ठीक है ना। चलिए ये भी टॉपिक लगभग लगभग मैं अगर मानूं तो ये कंप्लीट मानता हूं। जैसे कि मैं SO3 माइनस ले लेता हूं और SO4 माइनस लेता हूं, ये क्या था, सल्फाइड, ये है सल्फेट। तो ये अगर ये जुड़ता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसके साथ में अब क्या है ये आइट है ना, तो हाइड्रोजन सॉरी सल्फ्यूरस, ये सल्फ्यूरस एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरस एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी का लगभग क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पे आइट है, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे कम है ना, तो आइट है, तो इसलिए सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक, जिसमें एट अगर कोई प्रोनाउंशिएट आ रहा है तो उसके साथ हम जनरली इक जोड़ते हैं। प्रीफिक्स क्या लगाते हैं उसके साथ, इक के प्रीफिक्स या सफिक्स जो भी है वो इक लगाते हैं और इस पे लगाते हैं अस, ठीक है। बहुत इजी सा है, आप डायरेक्टली नाम याद रखें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड, ये बहुत कॉमन नेम है, बहुत कॉमन, बहुत छोटे से क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीजें। चलिए आगे चलते हैं। अब है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात की थी। चलिए पहले इसको रीड कर लेते हैं कि लिखा क्या है इसमें। इसमें लिखा हुआ है EDTA, इसका फुल होता है एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें आपको आयनिक बॉन्ड भी देखने को मिलता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी देखने को मिलता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी देखने को मिलता है। मैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखूंगा आगे, उसमें आपको सभी बताऊंगा। लिगेंड्स, लिगेंड्स जो कि सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बनाते हैं, जो लिगेंड्स ही होते हैं वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, ये मैं आगे बताता हूं आपको। जिसमें हम साइनो, क्लोरो, एक्वा ये यूज करते हैं हम लिगेंड्स के नॉमेनक्लेचर में। मेटल जैसा जिसका जो नाम होता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट मेटल का नाम लिख देते हैं और रोमन नंबर्स पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको बताता हूं यहाँ पर कैसे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत फेमस है K4FeCN6। जनरली इसको हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नाम क्या होगा। पहली बात, ये है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक। ये है लिगेंड्स, इसको लिगेंड बोलेंगे हम, ठीक है, जो कि सेंट्रल मेटल एटम से कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये लिगेंड जो है। अब लिगेंड की जगह यहाँ पे साइनाइड दिया हुआ है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनता है जब वो अपना आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आप शेयर करते हैं। लोन पेयर मतलब पेयर में इलेक्ट्रॉन, दो पेयर मतलब एक पेयर में, ये लोन पेयर है, ठीक है ना। जैसे कि मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो ये अगर ये डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल लिगेंड्स वही कहलाएंगे जिन पे लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होगी। तो जैसे साइनाइड है, H2O है,
यहाँ पे इसके पास लोन पेयर कहाँ है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये लिगेंड्स है। अब लिगेंड्स का नाम भी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम सब लिगेंड्स का नाम जो है वो डिफरेंट होता है। अब जैसे में ये सेंट्रल मेटल एटम है आयरन, ये बाहर का मेटल, जो कि इसलिए इसको लिखने का तरीका यही होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका अगर हमको नॉमेनक्लेचर करना है, इसका अगर नॉमेनक्लेचर हमको करना है तो कैसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये पता होता है पहले से ही कि साइनाइड पे होता है जनरली नेगेटिव चार्ज। तो अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम का, CMA का, ठीक है। सेंट्रल मेटल मेटल एटम का हमको क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो जनरली जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो सबसे पहले रखते हैं कि पोटेशियम पे क्या चार्ज आता है, पोटेशियम पे आता है +1, क्योंकि मेटल है और एस ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, और डोनेट करने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो चार्ज कितना आया, +1। तो 4 ऑफ पोटेशियम पे कितने चार्ज आ जाएंगे, +4। तो इसको हम, अच्छा, अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उसमें सारे बॉन्ड देखने को मिलते हैं, जैसे कि पोटेशियम और इस कंपाउंड के बीच में आयनिक बॉन्ड है, ये पोटेशियम और इस कंपाउंड के बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड है। इस पे है +4 चार्ज, इस पे है -4 चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इस बाहर वाले एटम पर और इस कंपाउंड के बीच में आयनिक बॉन्ड बना है। आयरन और साइनाइड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो मतलब एक ऐसा जिसमें सारे बॉन्ड्स मिल रहे हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें सारे बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट हम आयरन की निकाल लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन की अगर अब यहाँ पे क्या है, -4 चार्ज, तो आयरन की हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। आयरन को हम ले लेते हैं X। साइनाइड पे होता है नेगेटिव चार्ज, कितना, एक नेगेटिव, तो 6 साइनाइड पे कितने हो गए, -6 चार्ज। बाहर ओवरऑल कितना चार्ज है, -4 चार्ज। अब अगर मैं X की वैल्यू निकालूंगा तो लगभग आएगा +2, ये उधर करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो +2 चार्ज आएगा। तो कहीं ना कहीं जो आयरन पे जो चार्ज है वो कितना है, +2। यहाँ पे इस पे आ रहा है, मतलब +2 चार्ज आ रहा है, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर देखें, आयरन पे है +2 चार्ज, मतलब हमने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसका, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम पोटेशियम, पोटेशियम। अच्छा, अब यहाँ पे साइनाइड कितने हैं, 6 है, इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे 6 को लिखेंगे हेक्सा। और लिगेंड है, मैंने उसमें स्लाइड में लिखा भी था कि लिगेंड में हम जनरली उसका सफिक्स लगा के उसका यूज करते हैं, तो साइनाइड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे साइनो, हेक्सा साइनो। पोटेशियम हेक्सा साइनो, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है कि साइनाइड कितने हैं, 6। निगेटिव चार्ज है इसलिए आयरन को लिखेंगे हम फेरेट, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, 2 है, इसलिए हम इसको डिनोट करेंगे 2 से, फेरेट सेकंड। ये इसका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर है, पोटेशियम हेक्सोसाइनो फेरेट सेकंड। तो ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखने का, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखने का तरीका। उसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसको रोमन नंबर पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर स्लाइड पे अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है ना कि अगर साइनाइड है तो साइनो, क्लोरीन है तो क्लोरो। अगर वाटर मॉलिक्यूल दिया है, अगर वहां पे वाटर दिया होता, अगर 6 वाटर दिया होता तो हेक्सा एक्वा यूज करते, फिर हम क्लोरीन दिया होता तो हेक्सा क्लोरो, ये ट्राई क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, जितना दिया हो, जितनी क्वांटिटी हो, उस क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग हम नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं, ठीक है ना। और मैंने इसमें बता ही दिया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट करता है। तो नॉमेनक्लेचर है, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अभी इतना डिटेल में आपके में है नहीं, सिर्फ इतना बस याद रखिए कि नॉमेनक्लेचर सब किस तरह से किया जाता है। ज्यादा इससे क्वेश्चंस आपके वैसे भी नहीं आएंगे, लेकिन सिलेबस में है तो एक बार पढ़ना जरूरी है। फिर है एनवायरमेंटल प्रीफिक्स एंड नोटेशन। अब यहाँ पे एक टर्म आता है एज नोटेशन। एज नोटेशन साइंटिस्ट लोग क्यों यूज करते हैं, अभी यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे मैंने लिया है नाइट्रोजन अमोनिया, नाइट्रोजन नाइट्रेट। एक मिनट, एक मिनट में मैं आया। जैसे यहाँ पर देखें अगर कि, अच्छा, अब अगर हम अपने एनवायरनमेंट की बात करते हैं
तो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन बहुत सारे कंपाउंड्स में मिलता है, अमोनिया में भी मिलता है, नाइट्रोट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, बहुत सारी जगह पे मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नाइट्रोजन अमोनिया, नाइट्रोजन नाइट्रेट, क्योंकि यहाँ पर अगर नाइट्रोजन में बात करें तो नाइट्रेट के फॉर्म में भी इन्वायरमेंट में हमको नाइट्रोजन देखने को मिलता है, अमोनिया में भी मिलता है, अमोनियम में भी मिलता है। तो किसी एक एटम की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी एक एटम को हम एक सेंट्रल मान लेते हैं या मेन एटम मान लेते हैं, और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एज नोटेशन का यूज करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इंश्योर वी आर ओनली काउंटिंग द वेट ऑफ द नाइट्रोजन एटम। सिर्फ नाइट्रोजन एटम का वेट काउंट करने के लिए सिर्फ नाइट्रोजन का वेट हमें काउंट करना है। तो वेट कैसे काउंट करेंगे नाइट्रोजन? हमें कैसे पता चलेगा कि नाइट्रेट में नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है या नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है? तो यहाँ पे हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि NO3 हम ले लेते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है कितना? 14। ऑक्सीजन का, अच्छा मान लीजिए हमको नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि नाइट्रोजन का वेट कितना है, या फिर हमको ओवरऑल सिर्फ पूरा इसी नाइट्रेट का ही पूरा वेट पता है, वो कि नाइट्रेट का वेट इतना है, और हमको नाइट्रोजन, अच्छा चलिए पहले हम ये निकाल लेते हैं, चलिए हमें मान लेते हैं कि हमें पता है, चलिए नाइट्रोजन का वेट हमें पता है कि 14 है। ऑक्सीजन का एक वेट कितना होता है? 16 होता है। 3 का कितना हो गया? 48। तो कितना हो गया? 4 1 5 8 4 62 लगभग। ठीक है, तो 62 वेट आ गया। ये 62 जो वेट आया है, अब इसमें नाइट्रोजन कितना है? तो नाइट्रोजन कितना है? 14। और टोटल कितना? 62 में कितना है? 14। 62 टोटल वेट है, जिसमें नाइट्रोजन का वेट कितना है? 14। तो ये फाइंड करने के लिए हम जनरली एस नोटेशन का यूज करते हैं, किसी एक एलिमेंट का वेट फाइंड हो जाए हमसे। अगर अब मान लीजिए कि आपको पूरा नाइट्रेट का वेट पता होता है 62, कि नाइट्रेट का वेट, अब मुझे ये नहीं पता कि नाइट्रोजन कितना है इसमें, आपको नहीं पता कि नाइट्रोजन का वेट 40 होता है, अगर एक एटम में AMU या 14 ग्राम एक मोलर वेट हमें नहीं पता है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इजी है, 62 हम वेट ले लेते हैं टोटल, हमको नाइट्रोजन का वेट फाइंड करना है, ऑक्सीजन का वेट हमको पता है 3 ऑक्सीजन का वेट 48 है, इसको माइनस करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 14। मतलब पूरे कंपाउंड में जो नाइट्रोजन का वेट है वो हमको फाइंड हो गया कि ये 14 है। 62 अगर मिलीग्राम वेट दिया हुआ है तो 14 मिलीग्राम वेट जो है वो नाइट्रोजन का है। सेम इसी तरह हम अमोनिया में भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका वेट, अगर अमोनिया का वेट होता है 17 में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ये नाइट्रोजन का वेट कितना है, तो 14 है। 14 नाइट्रोजन है, 14 मिलीग्राम नाइट्रोजन है, 17 मिलीग्राम अमोनिया में, इसके लिए फाइंड करते हैं। सेम एक टर्म आता है एल्कलिटी एस कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए, अगर किसी वाटर में या इन्वायरमेंट में किसी भी वाटर में बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, कार्बोनेट प्रेजेंट है, या हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस, ये भी प्रेजेंट है, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को एक रेफरेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे आपके पास 3 4 तरह की करेंसी है, आपके पास रुपीज भी है, आपके पास डॉलर भी है, आपके पास यूरो भी है, आपके पास पाउंड भी है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना किस, जैसे मान लीजिए आपके पास मान लीजिए कि 1 रुपीज है, 10 डॉलर है, ठीक है ना, 10 यूरो भी है आपके पास। तो आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है? तो हम क्या करते हैं, डॉलर को भी रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, यूरो को भी रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें फिर उनको कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी, दोनों में, तीनों में कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह जो एल्कलिटी ऑफ, ये आगे आपके चल के डिटेल में भी आएगा। तो जो एल्कलिटी मतलब बेसिसिटी, पानी कितना खारा है, कितना बेस है उसमें, तो उसको अब हमको मान लेते हैं कि किसी पानी में मान लेते हैं कि 22 मिलीग्राम जो है, या 122 मिलीग्राम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। तो 122, क्योंकि हमें पता है कि 100 मिलीग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट पानी में मिला है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमको ये चीज पता है कि 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर पानी में मिला है तो उसकी अल्कलिनिटी कितनी होगी, मुझे पता है। 200 होगा तो अल्कलिनिटी कितनी होगी, और ज्यादा होगा तो अल्कलिनिटी कितनी होगी। कैल्शियम कार्बोनेट के रेफरेंस में हमको ये चीज पता है। तो हम क्या करते हैं कि अब हम बाइकार्बोनेट की अल्कलिनिटी निकाल लेते हैं कि अगर ये इसकी इतनी आ रही है तो ये किसके इक्वल होगा। लगभग मान लेते हैं कि 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में जितना अल्कलिनिटी होता है उतनी ही अल्कलिनिटी 122 मिलीग्राम
बाइकार्बोनेट में प्रेजेंट होगी। वही चीज कार्बोनेट में है, वही चीज है हाइड्रोक्साइड में। ये इसका यूज करते हैं, ये आगे चल के डिटेल में भी आएगा, अभी इसका ज्यादा लोड मत लीजिएगा, ये अपन आगे वैसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो न, ये चीज जो मैंने नोटेशन बताया है, प्रीफिक्स एंड नोटेशन, एज नोटेशन का यूज करते हैं किसी एक एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ताकि इजी तरीके से हम उसको डिफाइन कर सके कि किसी एक कंपाउंड में कितना कंपाउंड जो है वो एक एलिमेंट का प्रेजेंट है उसमें। तो ये उसके लिए हो गया। और फॉर अल्केनेटिक कैल्शियम कार्बोनेट के लिए मैंने बता ही दिया कि नॉमेनक्लेचर एक्सप्रेस करने के लिए इसमें, या फिर दोनों को हम अच्छे से स्टडी कर सकें, एक कंपेयर कर सकें कि किसी पानी में अगर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है तो वो कितनी अल्कलिनिटी कॉज करेगा। तो रेफरेंस हम ले लेते हैं कि इसके ये जितना करता है, मतलब जितना कैल्शियम कार्बोनेट 100 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है वाटर में, जितना ये कॉज करता है उतना ही 122 मिलीग्राम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट करेगा। तो ये होता है एज नोटेशन, और ये होता है अल्कलिनिटी, इसी के अकॉर्डिंग, इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है रेफरेंस मान के इसको यूज करता है। चलिए, लगभग ये चीज तो हो गया है। अब आ जाते हैं ये जो सबका फेवरेट होता है, जो सबको बहुत अच्छा भी लगता है, किसी लोगों को पसंद भी नहीं होता है, कुछ लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद नहीं होती है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक, क्योंकि अभी सब पूरा टॉपिक अभी नॉमेनक्लेचर का चला आ रहा है, तो जनरली हमने सिंपल कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर अभी हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, अगर ऑक्सीजन किसी एलिमेंट से अटैच हुआ है तो हम कब उसको 8 लगाएंगे, कब 8 लगाएंगे, ये भी क्योंकि बेसिक चीज है, ये बहुत लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है सिलेबस में, इसलिए भी आपको दिखा दें। इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज तो मेरे को लगता है बहुत ही कम है। अगर आ भी सकता है तो हो सकता है शायद कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ नॉमेनक्लेचर आ जाए, क्योंकि आगे चल के अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपके सिलेबस में है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में है, तो पेपर अच्छा लेवल बनाने के लिए वो नॉमेनक्लेचर से तो मुझे लगता नहीं कितने क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके रिएक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसमें अपन ज्यादा जोर देंगे पढ़ने के लिए। तो एज इट इज आपको एक बार आपको पता तो होना चाहिए कि नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, क्यों होता है, और इतना टाइम से आप जनरली केमिस्ट्री पढ़ते ही आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बेसिक चीजें तो ऑलरेडी आती ही होंगी। तो मेरे को नहीं लगता कि उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि समय आपके एग्जाम बहुत नजदीक है अभी। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जनरली हम आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में अगर देखें, अब इसमें लिखा हुआ है पॉल्यूटेंट्स, हर चीज पॉल्यूटेंट्स नहीं, जरूरी नहीं है कि पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए पॉल्यूटेंट्स को ज्यादा जोर दे रहे हैं। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन गैस हो गई, है ना, ये सब पॉल्यूशन कॉज करते हैं। सल्फेट हो गया, तो ये क्या पॉल्यूशन कॉज करने की वजह से हम ज्यादातर इन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि इनके नॉमेनक्लेचर क्या हो सकता है। फिलहाल अभी तो यहाँ पे एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस देखें, तो पहली बात तो एल्केन, एल्केन्स, एल्काइंस क्या होती है। सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन, अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं, तो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन ने बॉन्ड बनाया है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अगर कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है तो मीथेन, C2H6 इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एंड डेकेन, ये ऐसा चलता है सीक्वेंस। फिलहाल अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस में डिफरेंस क्या है, चलिए इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ एल्केन की। तो एल्केन में अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन है, एल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में, आपको आता होगा ये बहुत अच्छे से, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो है एल्काइन। क्या ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है? डबल बॉन्ड आ गया ना तो एल्काइन है। अगर ये नहीं होता, ये अगर नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ इतना एक कार्बन बस होता है यहाँ पर, तो ये एल्केन हो जाता है। क्या करते हैं, प्रोपेन है। मैंने सिंपल फॉर्म में बनाया है, इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़े हैं। अगर मैं इसको कंप्लीटली लिखूंगा तो ये ऐसे लिखेंगे हम, CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये है प्रोपेन। तो ये हाइड्रोकार्बन एल्केन है, क्योंकि सभी यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए एल्केन है। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो इसी तरह अगर एल्केन का यूपीएससी नॉमेनक्लेचर करना है, 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा इथेन, ये हो जाएगा एथीन, और ये हो जाएगा इथाइन। अब एल्केन तो हम 1 कार्बन का बना सकते हैं, मीथेन, लेकिन मीथेन की जगह मिथीन नहीं होता या मिथाइन नहीं होता, क्योंकि हमको डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन की जरूरत तो है ही। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए हमको कम से कम 2 कार्बन की जरूरत है। तो ये हो गया इथाइन, ये हो गया इथेन, ये है इथेन। बहुत ज्यादा डीप में इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात नहीं करेंगे।
कि अब उसकी हम नंबरिंग करें, क्योंकि नॉमेनक्लेचर की भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अगर हाइड्रोकार्बन बात करते हैं तो वही बहुत लंबा प्रोसेस है, उसके बहुत सारे रूल्स हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अब उसका नॉमेनक्लेचर अपन स्टडी करेंगे अभी। फिलहाल अभी आप ये देखिए कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए एल्केन एल्काइन में ये डिफरेंस होता है। इसमें और भी नाम दिया हुआ है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि जैसे फंक्शनल ग्रुप है, OH है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन होता है, ठीक है ना, ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। जैसे हेलोजन एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये भी एज अ फंक्शनल ग्रुप की तरह भी रिएक्ट करते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर CHO दिया हुआ है, CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। अब अगर मैं मीथेन के साथ एक CHO जोड़ दूं तो नॉमेनक्लेचर क्या होगा, ये है प्रोपेनल। जनरली अब देखिए हर नॉमेनक्लेचर मैंने पहले ही बताया, जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स अभी आपने पढ़ा था, 8 8 पढ़ा ही था, ऐसे यहाँ भी हर फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर सफिक्स जोड़ के बनाया गया है। एक सफिक्स जो है वो डिजाइन किया गया है कि ताकि हमें ये पता चले कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड है। तो जनरली जब हम CHO, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, इसको ऐसा फॉर्मूला होता है इसका, इस तरह से, ठीक है ना, इसके साथ मतलब यहाँ भी कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जब एल्डिहाइड जुड़ा है तो वहां पर हम सफिक्स लगाते हैं अल, क्या, AL, अल। तो ये क्या है, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन को हम एल्केन कौन सा बोलते हैं, प्रोपेन, तो ये नाम हो गया प्रोपेनल, ठीक, प्रोपेनल, क्योंकि एल्डिहाइड जुड़ा है। अब यही एल्डिहाइड की जगह में OH जोड़ा होता तो अब यहाँ ये OH क्या है, एल्कोहल, तो यहां पर इसके सफिक्स हम यूज करते हैं ऑल, तो CH3OH, C2H5OH, आपने ये बहुत सुना ही होगा, C2H5OH तो आपने सुना ही होगा, आजकल चर्चा में भी है, पेट्रोल में मिला रहे हैं। इथेनॉल, इट्स नॉट अ इथेनल, इट्स अ इथेनॉल, इट्स अ मीथेनॉल, ऑल लगा दिया ना हमने, इसमें क्या लगा दिया, ऑल, ऑल जोड़ा हमने सफिक्स। तो हर एक फंक्शनल, जैसे कि अब कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है तो ओइक जोड़ देते हैं, 2 कार्बन के साथ है तो इथेनोइक, 1 कार्बन के साथ है तो मीथेनोइक एसिड। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है वो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ऐसे अगर कीटोन जुड़ा है, ये है कीटोन, ये कार्बन है, तो कीटोन में हम ओन जोड़ देते हैं, प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन, 3 प्रोपेनॉन या ब्यूटेनॉन, ओन इसमें जोड़ते हैं हम कीटोन में, ठीक है ना। ऐसे एस्टर भी है, ईथर भी है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो हर फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर जो है वो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें सफिक्स जोड़ते हैं। तो ये हो गया आज का, जितने भी नॉमेनक्लेचर इसमें दिए हुए थे वो लगभग लगभग इसमें पूरे हो गए हैं। सारे नॉमेनक्लेचर मैंने लगभग लगभग इसमें कंप्लीट कर दिया है, जितना आपके एग्जाम के सिलेबस में दिया हुआ है। इसके अलावा अभी कुछ इसमें ऐसे बचा नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि क्या पढ़ना है आपको। अगले लेक्चर में हम ये चीज देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, कैसे रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज होती है रिएक्टेंट की, सॉरी प्रोडक्ट की, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे डाउन होती है। ये चीज हम रेट ऑफ रिएक्शन कल देखेंगे, जो कि केमिकल काइनेटिक्स का एक टाइप है। उसमें हम हाफ लाइफ देखेंगे क्या होगा, ठीक है ना, कौन सी रिएक्शन कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट के डिपेंड करती है, कौन सी नहीं करती है, ये अपन कल चर्चा करेंगे इसमें। आई होप कि आपको आई चीजें समझ में आई होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कल अपन डिस्कस करेंगे बाकी के टॉपिक। सोच रहा हूँ कि आज नया टॉपिक ना करके अपन कल ही नया टॉपिक शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मस्त पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँ, ठीक है। मिलते हैं कल इसी टाइम पे, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, बाय बाय।